अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाउ आर द यूनिट्स ऑफ अ वेक्टर अफेक्टेड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर हैविंग यूनिट्स और डायमेंशन। अगर किसी एक सिंपल सा इसको हम एक कंसेप्ट समझते हैं। सपोज हम मास को मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से, तो मास हमारे पास क्या है, एक स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। तो जब एक वेक्टर को हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट्स में क्या फर्क पड़ा, ये देखो। मास का यूनिट क्या था, मास का यूनिट था केजी, और वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकेंड। तो जब हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। जब भी हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई क्वांटिटी बन जाती है। जैसे मास इंटू वेलोसिटी जब करते हैं तो इट इज इक्वल टू, ये क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास मोमेंटम। तो हमने जब दो फिजिकल क्वांटिटी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम बन गई, ठीक है। और जो यूनिट्स है वो क्या हुआ, मास का और वेलोसिटी का यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो एक नया यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकेंड। ये बात आई समझ में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ आर द यूनिट्स ऑफ अ वेक्टर अफेक्टेड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर हैविंग यूनिट्स और डायमेंशन। So whenever a vector A is multiplied by a scalar lambda, which has certain units, then the units of resultant lambda A are obtained by multiplying the units of A by the units of lambda, जो हमने ही पढ़ा। ठीक है, कि अगर एक स्केलर और एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो नई क्वांटिटी आ रही है उसकी यूनिट जो होगी वो उस स्केलर और उस वेक्टर की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, What do you mean by resultant of two or more vectors? Resultant से क्या समझते हो? ठीक है, अब देखो मान लो एक बॉक्स है यहां पे, और इस बॉक्स पे क्या हो रहा है कि फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F2। अब क्योंकि हमने वेक्टर पढ़ लिया है तो हमें पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बात बताओ मुझे कि ये जो बॉक्स है ये किसके डायरेक्शन में मूव करेगा, F1 के डायरेक्शन में या F2 के डायरेक्शन में? जो ग्रेटर होगा सर। अच्छा, अगर F1 ग्रेटर होगा तो F1 के डायरेक्शन में मूव करेगा। नहीं नहीं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। मतलब कि ये जो बॉक्स होगा वो दोनों में से किसी के तरफ मूव नहीं करने वाला, वो एक इस तरह से एक पाथ फॉलो करेगा कहीं पे। ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो F1 ज्यादा है तो ये थोड़ा सा और क्लोज होगा इधर F1 के, और अगर F1 कम है तो वो F2 के क्लोज होगा, बट इट विल फॉलो अ डिफरेंट पाथ। तो डिफरेंट पाथ फॉलो होने का क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि ऑल्दो इस बॉक्स पे जो दो फोर्सेस लग रहे थे वो F1 और F2 एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लग रहे थे, बट जो उन फोर्सेस का इफेक्ट हुआ, ठीक है, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो एक नेट रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेट रिजल्टेंट का मतलब कि उन सभी वेक्टर्स को अगर हम हटा देते हैं और उस रिजल्टेंट से हम रिप्लेस कर देते हैं तो सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो रिजल्टेंट है उसको मैं आर से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि यहां पे जो आर है इट इज F1 प्लस F2। मतलब F1 और F2 दो वेक्टर्स को अगर हम हटा के
वहां पर एक सिंगल वेक्टर लगाते हैं r, तो वो भी इस सिचुएशन को उसी तरह से हैंडल करेगा जिस तरह से F1 और F2 हैंडल कर रहे थे। तो रिजल्टेंट क्या होता है ये समझ में आ गया कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कहीं पे भी एक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब यहां पर देखो, अगर F1 और F2 की वैल्यू हमें पता है, मान लो F1 सपोज मान लेते हैं कि F1 जो है वो 5 न्यूटन है और F2 जो है वो 10 न्यूटन है, तो क्या रिजल्टेंट 10 प्लस 5 होगा? नहीं, ठीक है। द रिजल्टेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू 10 प्लस 5 दैट इज 15, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली इस तरह से सिंपली ऐड नहीं होते, इनको ऐड करने के लिए हमारे पास नए तरीके होते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं जो हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, फॉर टू वेक्टर्स ओनली, तो उस केस में ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बट अगर जो बात हो रही है ये फॉर मोर देन टू वेक्टर्स हो रही है, तो उस केस में वी यूज पॉलीगोनल लॉ, हम पॉलीगोनल लॉ यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि बेसिकली ये लॉज होते क्या है, ये समझते हैं। पहला ट्राइंगल लॉ क्या होता है ये मैं समझाता हूं, पहले मैं समझाता हूं फिर हम देखेंगे एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या होता है। समझने की कोशिश करना। सपोज मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। दोनों इस प्लेन में दो अलग अलग जगह पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है ये समझो। हमें दोनों वेक्टर को हेड टू टेल कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब एक वेक्टर के जो सेकंड वेक्टर है उसके टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लाना पड़ता है। मतलब हमें इसको इस तरह से मूव करवाना पड़ेगा, यहां से इसे मूव करवा के ले आएंगे यहां पर, ठीक है। तो ऐड करने का पहला स्टेप क्या होता है कि जो सेकंड वेक्टर है उसको हम इस तरह से मूव करवाएं कि उसका जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आए। अब यहां पे ध्यान रखो, सेकंड वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब बी जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। बी एरो का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन और उसका लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेशन को सेम रखते वक्त हुए हमने उसे मूव किया है, ठीक है। सो अगर हमने दो वेक्टर को इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गिवन बाय दिस वेक्टर, जिसकी शुरुआत जो होती है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से होती है और जो सेकंड वेक्टर के हेड पे जाके खत्म होता है। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी है जिसको हम ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी जिसको रिप्रेजेंट हम ट्राइंगल के दो साइड से कर सकते हैं टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का क्या मतलब है कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे ए यहां से यहां तक ए में आए फिर यहां से यहां तक बी में चले जाए, उसको हम बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। तो अगर दो वेक्टर्स को हम ट्राइंगल के दो साइड से शो कर सकते हैं टेकन इन ऑर्डर, देन ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब देखो यहां पे जो इनिशियली ए और बी का जो एरो था उसका डायरेक्शन किधर था, उसका इस तरह से ये मूव कर रहा था, लेकिन आर के जो रिजल्टेंट है उसका एरो का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट है, ठीक है। बात आई समझ में क्या होता है।
अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, order same होना चाहिए, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order. मतलब थर्ड साइड का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट का, और थर्ड साइड का जो डायरेक्शन होता है it represents the direction of the resultant, but the thing is that उसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो ऑपोजिट होना चाहिए। ये बात आई समझ में? तो हेडिंग दो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये दो डायग्राम्स बनाओ वहां पर। हेडिंग दो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दो डायग्राम बनाओ। एरो सही से बनाना, यहाँ पे ये है एरो का डायरेक्शन, यहाँ पे ये है एरो का डायरेक्शन, और यहाँ पे ये है, and after that write this thing. हो गया, बना लिया? ओके। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। अगेन द सेम थिंग है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। सपोज जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल लॉ की बात की थी, मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ की बात करता हूँ। सपोज हमारे पास अगेन दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम इस तरह से अरेंज करें कि वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अगर इन दो वेक्टर्स को हम इस तरह से अरेंज कर दें कि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करे, तो हम अगर पैरेललोग्राम को पूरा करें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम एक पैरेललोग्राम को पूरा कर सकते हैं। तो अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इट गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, उस डायगोनल को, जो डायगोनल का जो लेंथ होगा और डायगोनल का जो डायरेक्शन होगा, इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि if two vectors can be represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point। देखो दो adjacent sides तो ये वाले भी है ना, अगर मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया और एक वेक्टर को ऐसे दिखा दिया, एक वेक्टर को ऐसे दिखा दिया, तो ये भी दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, बट यहाँ पर दे आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ठीक है, ये को इनिशियल वेक्टर्स नहीं है। हमें क्या कहा जा रहा है, दे मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। एडजेसेंट तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ दे मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। उस केस में जो उनका रिजल्टेंट है, इट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। जो डायगोनल, जिस पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए, जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स कनेक्टेड है, उसी पॉइंट से जो डायगोनल बनाया जाएगा, इट विल रिप्रेजेंट और इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। बात आई समझ में? ये डायग्राम बना लेना।
इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीगोनल लॉ क्या होता है। ये 2 वेक्टर्स के लिए था, तीसरे वेक्टर्स के लिए पॉलीगोनल लॉ क्या होता है ये समझते हैं। देखो पॉलीगोनल लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर, सपोज मेरे पास 4 वेक्टर्स है, ये है ए, ये है बी वेक्टर, सपोज ये है मेरे पास सी वेक्टर, और ये सपोज मेरे पास डी वेक्टर्स, 4 वेक्टर है। और मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ट्राइंगल लॉ प्रूव करते वक्त हमने क्या किया था, वेक्टर्स एक वेक्टर के एंड पे, हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को अरेंज कर दिया था। सेम काम हम यहां पे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी वेक्टर को ए के हेड पे लगा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी वेक्टर को बी के हेड पे लगा दिया। डी वेक्टर्स को हमने क्या किया, सी के हेड पे लगा दिया। तो उस केस में फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जो लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा, इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, बात आई समझ में? ये पॉलीगोनल लॉ का डायग्राम बना लेना। चलो स्टेटमेंट देख लेते, पॉलीगोनल लॉ का क्या है। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स are represented both in magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। ठीक है, इसका प्रूफ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल लॉ का प्रूफ, पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ और पॉलीगोनल लॉ का प्रूफ करेंगे, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को होगी 4 o'clock। तो आज हमारी क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो। आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो बाय टुनाइट आई थिंक 10 o'clock तक जो मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होता है। अगर कभी तुमने कोई क्लास अटेंड नहीं की या तुम्हें उसे दोबारा रिवाइज करना है तो तुम मुझसे कहना, मैं उसका लिंक तुम्हें दे दूंगा। तो उससे जो भी हमने पूरे क्लास में डिस्कस किया वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसे तुम दोबारा रिविजिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास हम एंड कर रहे हैं इसी के साथ।